आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट हमारे पास सीबीएसई पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो इवोल्यूशन वाला सेक्शन है वो हमारा डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के बारे में। चैप्टर का नाम भले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब हेरिडिटी होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं। तो एक तो इसमें हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, मेंडेल्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में, सेक्स डिटरमिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन है थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं, हेरिडिटी का मतलब होता है बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये कंफर्म है कि नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसी की होगी। अगर मैं लिख दूंगा अनदर जनरेशन तो वो हो सकता है भैया किसी और की हो। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, ठीक है, एक तो हेरिडिटी पढ़ना है। देयर इज अनदर टर्म, दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। अब ये कॉमन वर्ड है इनहेरिटेंस। हम लोग देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, आजकल वेब सीरीज में, बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में बड़ा कॉमन वर्ड है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड। कोई डिसीज इनहेरिटेड है, जेनेटिक है ना। तो इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है टेक्निकली। तो इनहेरिटेंस का मतलब है बेसिकली प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की जो प्रोसेस होती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। एक टर्म और पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या चीज होती है? तो वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। जब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं तो उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। अब एक माँ के तीन बेटे, अमर, अकबर, एंथनी, एक ही माँ के, लेकिन तीनों में हम देखते हैं डिफरेंसेस है ना। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। मतलब कि डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। चलिए, तो इस तरह की चीजें हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं बच्चों, उसी को बोला जाता है यहाँ पर जेनेटिक्स। तो क्या बोला जाता है यहाँ पर? जेनेटिक्स। तो हम लोग ये सारी चीजें जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। द टर्म जेनेटिक्स, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, पॉइंट बाय, इस टर्म को नाम दिया था मिस्टर बैटसन ने, बाय बैटसन 1906। ठीक है जी, तो उन्होंने ये टर्म इजाद करी। ठीक है, देन हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? द आंसर इज जी जे मेंडल। मतलब कि ग्रीगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम है यहाँ पर, ग्रीगर जोहान मेंडल। बहुत पॉपुलर नाम है मेंडल, मेंडल के नाम से भी हमने सुना है जेनेटिक्स के बारे में। तो मेंडल ही वो पर्सन थे, ही गेव द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेशंस दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो बेसिकली हेरिडिटी से, इनहेरिटेंस से, वेरिएशन से रिलेटेड थे बच्चों। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। ये पूरा चैप्टर हम 3 टॉपिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। एक तो
क्या देखिए, एक सेकंड होल्ड करिए। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, फिर मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, देन पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक्स के अंडर में पढ़ रहे हैं, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो बेसिकली ये बात हमें पहले ही पता चल चुकी थी कि कोई ना कोई चीज ऐसी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जरूर ट्रांसफर हो रही है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। और ये बहुत पहले पता चल चुका था, और ये भी पता क्या था कि ये रिप्रोडक्शन के कारण ही है। बेसिकली फिलीपींस में बहुत पुरानी बात है, राजा महाराजाओं के टाइम की बात है। तो वो ना क्या करते थे, अच्छी नस्ल का घोड़ा, हॉर्स, और अच्छी नस्ल की मेयर यानी घोड़ी को यूज करते थे। उनके बीच में ब्रीडिंग प्रोग्राम होते थे, और उनसे जो नए घोड़े पैदा होते थे, जो नए बच्चे पैदा होते, जो नई जनरेशन आती थी, वो ज्यादा बेटर थी, सुपीरियर थे अपने पेरेंट्स से। और उनके अंदर उनके पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टर होते थे। यानी कि ये कंफर्म है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई चीज तो ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि बेस्ट कैटेगरी का मेल है और बेस्ट कैटेगरी के फीमेल है। तो दोनों के कैरेक्टर, बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल के कैरेक्टर पेरेंट्स के जब नई जनरेशन में जाएंगे तो वो ज्यादा सुपीरियर होगा अपने पेरेंट्स से। तो ये भी हमें पता चला कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन आती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। लेकिन उस वेरिएशन में उन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए। तो ये बात पहले पता चल चुकी थी। इवन चावलों की खेती की जाती थी, राइस, ठीक है, कई टाइप की स्पीशीज है चावलों की, तो वो भी इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू चलाई जाती थी। तो ये तो हमें पता चल चुका था कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है, वो क्या चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, वो ये नहीं पता था अभी तक। तो इन्हीं बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए हमने देखा कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो मार्केट में आ गए, ठीक है, यानी बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में। और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई बच्चों। उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर इनसे रिलेटेड थी जो बताई। तो कुछ मेंडल से पहले कुछ साइंटिस्ट है जिन्हें बोला गया प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, फिर आए मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, और फिर पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। एक्चुअली कोई चीज पहले मार्केट में आती है, गलत होती है, तभी तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है, सही चीज लेकर के आता है, तो उनमें एक मेंडेलियन थे। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो देयर आर सम अर्लियर वेरियस व्यूज। तो किसी ने बोला कि ईच बॉडी पार्ट, जो भी पेरेंट्स है, पार्टनर्स है, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट का एक एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। ईच बॉडी पार्ट कंट्रीब्यूट एन एलिमेंट टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग के अंदर उसका वो पार्ट बनता है। चलिए क्या बात है। मान लीजिए अगर कोई बंदा है जिसका हाथ नहीं है और बच्चा पैदा हो रहा है उसके हाथ है, तो यानी हाथ के एलिमेंट्स कहां से गए थे। तो ये कुछ वाहियात बातें थी जो रिजेक्ट होती चली गई। कुछ और भी बातें थी। किसी ने बोला कि हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास होते हैं किसके थ्रू, वो ब्लड के थ्रू पास होते हैं, ठीक है जी। या जो ब्लड है, या जो स्पर्मेटिक फ्लूइड होता है, स्पर्म जो होता है मेल का, was supposed to get mixed with the female blood, and then the mixed blood was considered to enter the young one। इसको ब्लेंडिंग थ्योरी के नाम से बोला गया। हाउ इट इज पॉसिबल। अगर हम दो अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स ले लेते हैं, जानवर लेते हैं, और उनके ऐसे मिक्स कर दे, तो क्या जो जानवर पैदा होगा, जो एनिमल पैदा होगा नई जनरेशन, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे, आधा कुत्ता आधा बिल्ली हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टम भी रिजेक्ट होता है। एक ने बोला कि स्पर्म के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट छोटा सा बच्चा बैठा होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग मीटिंग वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, और बच्चा जो होता है उसके अंदर उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर है। स्पर्म के अंदर बच्चा है। फिर अगर मान लो किसी की लड़की हो गई तो स्पर्म में लड़की कहां से आई। इन क्वेश्चन का जवाब नहीं था उन लोगों के पास। एक बायोलॉजिस्ट ने बोला कि जो फीमेल्स होती है ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज में, जब मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो उसका पार्टनर होता है ना,
से एक फ्रेग्रेंस निकल रही होती है, और उस स्पेसिफिक टाइम में ड्यूरिंग देयर पीरियड्स फीमेल उस फ्रेग्रेंस को इनहेल करती है अपने पार्टनर, जिसकी वजह से उसके बच्चे जो होता है उसके अंदर उसके पार्टनर जैसे कैरेक्टर होते हैं। क्या बेकार की बात। मान लो कोई फीमेल मार्केट में सब्जी लेनी चली गई, अबे सब्जी वाला भी तो खुशबू फेंक रहा होगा, और फीमेल ने उसकी अगर सब खुशबू को इनहेल कर लिया तो क्या उसके अंदर वो इस तरह के कैरेक्टर आ जाएंगे? ये वाहियात दकियानूसी बातें थी, सारी रिजेक्ट होती चली गई। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जो थे वो रिजेक्ट होते चले गए। हाँ, अब ये बहुत बड़े बड़े फिलोसफर थे, इनके जो भक्त थे, अंधभक्त थे, वो इनको मानते थे, कुछ भी बोल देते थे ये लोग मान लेते थे। बट देयर इज अ पर्सन जिनका नाम था मिस्टर जी जे मेंडल। तो देयर आर सम लाइफ माइंडेड पीपल्स, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्हीं में एक मेंडल थे, जो इन बातों को इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। "ओए, हम नहीं मानते ऐसे, ये कैसे होगा"। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक्चुअल में होता है। ठीक, चलिए अब मेंडल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेंडल बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है दोस्तों मेंडल की। ठीक है, मेंडल ने एक पर्टिकुलर थ्योरी दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे ना, पी प्लांट के ऊपर करे थे, मटर के पौधे के ऊपर, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सटाइव। हाँ, लेकिन थोड़ी सी ये है कि अनेबल थे टू एक्सप्लेन द एक्चुअल मुद्दा। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि बाद में पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी आए। बाकी मैं आपको मेंडल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो मेंडल की बायोग्राफी, एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, पादरी जिसको बोलते हैं, जो चर्च में होते हैं। पूरा नाम ग्रीगर जोहान मेंडल था, और 12 साल की उम्र में इन्होंने बेसिकली जो अपनी पढ़ाई करी थी वो नेचुरल साइंस में और मैथ्स में करी थी। ठीक है, और उसके बाद वो अपने स्कूल में, सॉरी, नेचुरल साइंस में और फिजिक्स में, देन उसके बाद स्कूल में टीचर लग गए थे मैथ्स के। 19 साल की उम्र में उस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। वो जॉब छोड़ के बाद में उन्होंने अपनी मैथ्स में स्नातक डिग्री पूरी करी, और उसके बाद वो डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक चर्च के अंदर पादरी की जॉब करी। बाद में वहां पर जो है मोंक बन गए, फादर बन गए, और वहां पर फादर मतलब कि फादर जो चर्च वाले फादर होते हैं, ठीक है ना। और वहां पर उन्होंने क्या, वहीं चर्च के गार्डन में एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी। पढ़ाई फिजिक्स में करी पहले, फिर मैथ्स की जॉब करी, फिर मैथ्स की डिग्री ली, जॉब उन्होंने मोंक की करी, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में किया, और उन्होंने ये बातें बताई सारी बायोलॉजी के, जेनेटिक्स के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो कुछ लोगों ने तो उनकी वैसे ही, अरे यार ये क्या बात है, उनकी बातों को माना ही नहीं। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज किया। तो कुछ लोगों ने तो उनको फॉलो किया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज किया, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी भी चीज को प्रूव कर सकती है लॉजिकली, रीजनेबली। कुछ लोगों ने बोला, अरे मैथ्स और बायो में तो वैसे ही ऑप्शन होते हैं यार, ठीक है ना, तो हम भैया क्यों चूज करें, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है मैथ्स बायो का, ये बेकार की बात बता रहे। बट उनके पास उनके एक्सपेरिमेंट्स में दोस्तों जान थी। ठीक है, दैट्स वाई उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा यहाँ पर, गार्डन पी, जो मटर होता है, यानी कि पी प्लांट, और इसी का बायोलॉजिकल नेम है यहाँ पर पाइसम सटाइवम। पी का बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। किसी भी चीज का बायोलॉजिकल नेम दो वर्ड से, दो नेम से मिलकर बना होता है। ये फर्स्ट नेम, ये सेकंड नेम। फर्स्ट नेम ही होता है जीनस, और सेकंड नेम होती है हमारे पास यहाँ पर स्पीशीज। जीनस मतलब कि जेनेरिक नेम, और स्पीशीज मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो पी का बायोलॉजिकल नेम पाइजम सटाइव। इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 1, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों करा। देखो, मैं पी प्लांट के अंदर क्या होते हैं, 1000 प्लस कैरेक्टर होते हैं, 1400 प्लस 1400 कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इन 1400 कैरेक्टर में से हम देखते हैं कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। 1400 कैरेक्टर, लेकिन 7 उसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत इजीली पता चल जाएगा देख करके।
है ना। जैसे कि प्लांट की हाइट छोटी है बड़ी है, तो बहुत इजीली पता चल रहा है एक छोटा प्लांट है एक बड़ा प्लांट है। एक हरी मटर होती है एक पीली मटर होती है, सीड का कलर, जैसे आपने छोले कुलचे खाए होंगे, है ना, वो बेसिकली छोले कुलचे होते ही नहीं, एक्चुअल में वो मटर कुलचे होते हैं, है ना, पीली मटर होती है वो। तो मटर कुलचे, तो एक पीली मटर एक हरी मटर जो हम लोग खाते ही है। तो बहुत इजीली देखकर कलर का पता चल रहा है, हाइट का पता चल रहा है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, दैट्स द रीजन कि मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को चूज करा। उसके अलावा इनकी जो ग्रोथ होती है काफी फास्ट होती है, कुछ ही हफ्तों के अंदर इनके अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आ जाता है। तो समय कम था, ठीक है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते। फिर पी प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये बहुत अच्छी बात थी। इसको ग्रो करना सिस्टम को आसान था, चीप था, मॉनिटर करना इजी था, छोटी जगह में ग्रो हो जाता है। ये रीजन थे, दैट्स द रीजन कि मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को चूज करा बच्चों। तो मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट को चूज करा और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करी। तो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ लॉ दे दिए जिनको बोला गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर मेंडलिज्म, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सबसे पहला रूल आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने एक कैरेक्टर को इनहेरिट करके देखा, इसी को बोला जाता है मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई जैसे हमें पता है कि पी प्लांट के अंदर अलग अलग कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। मेंडल ने उसके एक कैरेक्टर को चूज कर लिया, हाइट ले लिया। तो हाइट क्या, हाइट इज अ कैरेक्टर। अब हाइट हमारे पास दो तरीके के, या तो वो टॉल प्लांट होगा या फिर वो ड्वार्फ प्लांट होगा। ड्वार्फ मतलब जिसकी हाइट छोटी होती, तो हाइट इज अ कैरेक्टर है। और टॉल या ड्वार्फ ये क्या है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, या तो वो टॉल है या ड्वार्फ है। अब टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप्स टी कैप्स से, और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि हमें कुछ कुछ टर्म्स जाननी पड़ेगी बच्चों, हमें कुछ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, देन ही हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज की ट्रेट। ट्रेट क्या चीज होती है, जीन क्या चीज होती है, एलील क्या होता है, डोमिनेंट क्या चीज है, रिसेसिव क्या चीज है, कुछ इस तरह की टर्म्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेट के बारे में। देखो ट्रेट का मतलब होता है अ पर्सन्स बिहेवियरल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी पर्सन की जो बिहेवियरल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम ट्रेट बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे एक तो हो गया कैरेक्टर, ठीक है जी। कैरेक्टर मतलब जैसे कि हाइट, बंदे की हाइट क्या है, तो ट्रेट क्या बताएगी, टॉल है या ड्वार्फ, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलते हैं। जैसे कैरेक्टर क्या हो गया, कलर ऑफ आईज, तो इज अ कैरेक्टर। ट्रेट क्या है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रेट हो गया, यानी कि स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर ट्रेट बोलते हैं। चलिए जी, ठीक है। कलर ऑफ हेयर्स, जैसे ब्राउन हेयर, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर जीन। तो जैसे कि मैंने बोला कि हेयर कलर तो ट्रेट है, जबकि जीन जो है वो स्पेसिफिक कलर होता है ना। जैसे हमारे पास ट्रेट क्या हो गया, हेयर कलर, ट्रेट क्या हो गया, हाइट। अब ये कलर ब्लू शो कर रहा है, या हाइट हमारी जो है टॉल आ रही है, या हमारे पास हेयर्स का कलर ब्राउन है, तो किसकी वजह से, जीन की वजह से, जो स्पेसिफिक कलर्स को प्रोवाइड कर रही है। जीन्स ही वो चीज होती है जिनके अंदर बेसिकली हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, हैव हेरिडिटी इन्फो। ठीक। एलील का मतलब क्या होता है, एलील मतलब कि पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाइट है, तो कैप्स टी भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल टी भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है।
लेकिन ये पेयर में पाए जाते, जैसे कैप्स टी, तो ये क्या हो गया, एलील हो गया। ये वाला जीन्स मदर से, ये वाला फादर से, ठीक। या फिर कैप्स टी या स्मॉल टी, तो आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये हमारे पास अलग है, तो ये कहलाता है मेरे पास होमोजाइगस। ठीक है, ये क्या कहलाया, होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, ये हमारे पास होमोजाइगस एलील होते हैं बच्चों, ये वाला और ये वाला। और बड़ा टी और छोटा टी ये मेरे पास हेट्रोजाइगस। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एलील मतलब कि पेयर ऑफ जीन्स, है ना, जैसे मदर से भी आए फादर से भी आए कैरेक्टर। अब वो अलग बात है कि हमारी बॉडी में कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए हमारे फादर की हाइट बड़ी है और मदर की हाइट छोटी है, अब मान लीजिए अगर मेरी हाइट छोटी रह जाती है, तो इसका मतलब कि कैरेक्टर तो दोनों से ही आए मेरे अंदर, हाइट हाइट के, लेकिन शो हुआ कोई सा एक। हाइट छोटी रह गई यानी मदर वाला कैरेक्टर शो हुआ, हाइट बड़ी हो गई यानी फादर वाला कैरेक्टर शो हुआ है। तो जीन्स पेयर में आते हैं जिनको हम एलील बोलते हैं, इनमें से एक ही रिप्रेजेंट होगा, शो होता है, और जो शो होता है वही कहलाता है डोमिनेंट, यानी कि एक्सप्रेस कैरेक्टर। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और रिसेसिव नॉट एक्सप्रेस, ये कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ, वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को हम हमेशा कैप्स से रिप्रेजेंट, जैसे कैप्स टी, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल टी। तो यानी यहाँ पर दोनों कैरेक्टर, बड़ा टी कैसा है, डोमिनेंट वाले। मान लो मदर से भी बड़ी हाइट का कैरेक्टर है, फादर से भी बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है हाइट बड़ी होगी। मदर से छोटी फादर से छोटी, तो हाइट छोटी होगी। अब अगर मदर से बड़ी और फादर से छोटी है, तो बाय चांस की बात है कौन सा इनहेरिट होगा कैरेक्टर और कौन सी चीज शो होगी, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। एक दो टर्म और होते हैं जिसपे जैसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। इसको F1 जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन हो गई। F2 मतलब कि उससे नेक्स्ट जनरेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब कि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनके बीच में मीटिंग होती है तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस होते हैं वेरिएशन आने की, ठीक है। यानी दो एलील्स है और डिफरेंट उनका जेनेटिक कोड है, दैट इज पास ऑन बाय ईच पेरेंट इज डिफरेंट, तो वो हाइब्रिड कहलाता है। देखो अब जैसे ही है, फादर मदर दोनों बड़े टी, फादर मदर दोनों छोटे टी, लेकिन यहाँ एक बड़ा टी एक छोटा टी है, यानी कि एक की हाइट टॉल है एक की हाइट ड्वार्फ है, यानी दिस इज द हाइब्रिड। गारंटेड ये हाइब्रिड वैरायटी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिक्स हो रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एलील बच्चों, ये हमारा एलील कहलाता है। चलिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या चीज होती है, वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। तो क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये तो हो गया क्रोमोसोम। डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। मान लो क्रोमोसोम का धागा पकड़ के अगर मैं खींच दूं, तो देखो ये इस तरीके से है, दिस इज द डीएनए, ये ही डीएनए। और इसी डीएनए के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दीज आर द जीन्स। ये यहाँ पर देखिए जीन्स लोकेटेड है, जिन जीन्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर कैरी होती है।